दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जैसा आप जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको चकबंदी कहते हैं। तो चकबंदी का मतलब अगर बिखरे बिखरे खेत हैं तो उनको इकट्ठा करना। और जैसा आप जानते हैं कि ये जो हमारे जितने भी एक्ट हैं वो सारे एक्ट किसानों की सुविधा के लिए और साथ ही साथ पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए हैं। तो सबसे पहला जो एक्ट था वो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1952 का था, जिसके अंतर्गत जिसका मुख्य उद्देश्य जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना था। तो जब जमींदारी प्रथा ख़त्म हो गई, जमींदारों से ज़मीनें किसानों के पास में आ गई। और उससे पहले का एक एक्ट था बहुत पुराना, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901। वो बहुत पुराना था, अंग्रेज़ों के समय का था। तो वो ये दोनों एक्ट प्रचलन में थे। उसके बाद इन दोनों एक्ट को मिला के एक संहिता बनाई गई जिसका नाम रेवेन्यू कोड या राजस्व संहिता 2006 रखा गया। तो वर्तमान में अब ये राजस्व संहिता लागू है और इसी से भूमि का बंदोबस्त और भूमि से संबंधित जितने भी वाद और जो भूमि अभिलेखों का रख रखाव है वो सारा का सारा अब हम लैंड रेवेन्यू एक्ट और UPZANLR एक्ट की जगह आई हुई नई रेवेन्यू कोड 2006 के अंतर्गत रखते हैं। इसी तरह से एक कानून और आया 1961 में, उत्तर प्रदेश में बनाया गया, जिसको सीलिंग एक्ट कहते हैं। सीलिंग एक्ट में भूमि की सीमा निर्धारित कर दी गई थी कि एक काश्तकार इतनी भूमि से ज़्यादा नहीं रख सकता। तो वो 15 एकड़ और कहीं कहीं 12 एकड़ की सीमा थी। तो ये सीलिंग एक्ट 1961 में आया। सीलिंग एक्ट से भी काफ़ी ज़मीनें इधर उधर हुई। तो इस तरह से जब ये ज़मीनें फैलीं, जैसे ही आप जानते हैं कि जब आदमी की डेथ हो जाती है किसी काश्तकार की, तो उसकी जगह उसके वारिसों के नाम आ जाते हैं, तो वारिस अपना बंटवारा कर लेते हैं। तो इस तरह से चकबंदी की बहुत आवश्यकता रही, क्योंकि जो खेत हैं वो खेत इधर उधर फैल जाते हैं, तो काफ़ी इनको अरेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो रीअरेंजमेंट आप कह सकते हैं, कानूनी रूप से जो गाटे हैं उनको एकत्र करना ही चकबंदी कहलाता है। तो चकबंदी का मुख्य उद्देश्य भूमि विवाद कम करना है, मेड़े कम करना है, उत्पादन बढ़ाना है, और काफ़ी जो झगड़े पहले जो चले आ रहे हैं जो जल्दी नहीं निपटते हैं, उनको एक तरह से आप कह सकते हो कि उनको नए सिरे से हमें उनको निपटाना है। तो चकबंदी में आप पहले मोटा मोटा इसका सिद्धांत समझ लीजिए कि हम पहले एक तरह से सारी मेड़ें तोड़ देते हैं और उन मेड़ों को तोड़ने के बाद नए सिरे से जो आयताकार शेप में किसानों को हम उनकी ज़मीनें देते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा कानून है। एक लेक्चर में मैं समझता हूँ ये पूरा नहीं हो सकता, तो मैं इसको कई पार्ट में बनाऊँगा। तो पहले पार्ट में मैं कुछ बातें जो हैं वो मुख्य बता रहा हूँ। अब आते हैं हम चकबंदी के जो प्रमुख अधिकारी हैं। तो सबसे नीचे चकबंदी लेखपाल, उसके ऊपर चकबंदी कानूनगो, सहायक चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी या सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन या कंसोलिडेशन ऑफिसर सेटलमेंट, इनको कहते हैं SOC। उसके बाद होते हैं डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन या उप संचालक चकबंदी, ये ज़िले के जिलाधिकारी होते हैं। और सबसे ऊपर में डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन या चकबंदी संचालक होते हैं। तो इसमें जो इसका सेक्शन 3 है उसमें परिभाषाएं हैं, और उन परिभाषाओं में जो मुख्य अधिकारी हैं उनके बारे में भी दिया है। तो इसमें जो मुख्य चीज़ होती है वो एक कहते हैं यूनिट। तो ये यूनिट में क्या होता है कि हम एक जैसे राजस्व गांव ले लिया या
एक तहसील में 10 राजस्व गांव ले लिए, तो एक यूनिट, जिस यूनिट को हम एक नीचे जा कर के जिस यूनिट में हम चकबंदी कर रहे हैं तो उसको हम यूनिट या कटक कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने एक तहसील में 10 राजस्व गांव चकबंदी के अंतर्गत चल रहे हैं, तो उन 10 राजस्व गांव में 10 अलग अलग उसके कटक या यूनिट बन जाएंगी, और इन यूनिट्स से फिर हम उसमें समकोण या रेक्टेंगुलेशन की कार्रवाई करते हैं। तो इसमें अगर कहीं पर राज्य सरकार ये उचित समझती है कि किसी एक गांव में या जिले के कई गांवों में चकबंदी की आवश्यकता है, तो वो धारा 4 में जो है इस बात की घोषणा कर सकती है। धारा 4(1) में गजट सूचना या डिक्लेरेशन और नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कंसोलिडेशन, चकबंदी का जो गजट सूचना है वो है। और धारा 4 का ये पुनः चकबंदी के बारे में बताती है कि पुनः चकबंदी, अगर एक जगह चकबंदी हो गई है तो दोबारा से वहाँ पर 20 साल के बाद ही चकबंदी हो सकती है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर मान लीजिए वहाँ की पब्लिक चाहती है या कोई और ख़ास बात हो गई है तो वहाँ पर 10 साल के अंदर भी राज्य सरकार वहाँ पर चकबंदी कराने की घोषणा कर सकती है। इसकी जो गजट सूचना का प्रकाशन धारा 4(2) है। पब्लिक नोटिस जो न्यूज़पेपर है ये डीडीसी के द्वारा यानी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन द्वारा गजट सूचना प्रकाशित कराई जाती है, पब्लिक नोटिस दिए जाते हैं, और जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें ये छपवाई जाती है। उसके बाद में ये देखते हैं कि जब ये नोटिफिकेशन निकल जाए तो उस नोटिफिकेशन पर ऑब्जेक्शन भी दिए जा सकते हैं। ऑब्जेक्शन लेने के बाद में, ऑब्जेक्शन के डिसाइड करने के बाद में फिर हम चकबंदी पर आगे बढ़ते हैं। तो चकबंदी में जैसे एक जो कटक है यानी एक राजस्व गांव है, उस राजस्व गांव के लिए हम एक चकबंदी समिति बनाते हैं। इस समिति में 5 से लेकर के 11 सदस्य होते हैं, और इस समिति का जो प्रधान है वो वहाँ का उस समिति का अध्यक्ष होता है, क्योंकि बिना गांव के लोगों की सहायता लिए हुए चकबंदी प्रक्रियाएं नहीं की जा सकती, क्योंकि जो लेवल पर, जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जो जानकारी गांव के लोगों को होती है वो और किसी को हो नहीं सकती। इसीलिए जब ये चकबंदी कमेटी बन जाती है तो चकबंदी कमेटी के साथ जो चकबंदी लेखपाल, चकबंदी कानूनगो, एसीओ, ये सब लोग गांव में बैठ कर के पूरा सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के उपरांत ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर चकबंदी हो सकती है। कुछ ज़मीनें ऐसी भी होती हैं जो चकबंदी से बाहर की जाती हैं, तो वो कौन कौन सी ज़मीनें हैं इसका सर्वे करा जाता है। सेक्शन 5 में ये दिया हुआ है कि जब गजट नोटिफिकेशन हो जाता है तो गजट नोटिफिकेशन का प्रभाव क्या पड़ता है, यानी जैसे ही जिन गांव में, जिन राजस्व गांव में चकबंदी का गजट नोटिफिकेशन हो गया तो उसमें फिर क्या क्या उसका प्रभाव रहता है। तो उसके प्रभाव हैं, सबसे पहला भू अभिलेख, जैसे मान लीजिए खतौनी है यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट, नक्शा, मैप, जो खसरा है, फील्ड बुक और वार्षिक रजिस्टर, ये सारे डीडीसी के अंडर में आ जाते हैं। यानी इनका अब आगे से जो रख रखाव है वो डीडीसी करेंगे, यानी ये सारे अभिलेख जो पहले तहसील में रहते हैं वो सारे अभिलेख अब उप संचालक चकबंदी के पास आ जाते हैं, और ये चकबंदी के जो लेखपाल हैं वो सब उनको अपने पास रखते हैं और उनसे फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। यानी अब हमने जो तहसील में जो कुछ अभिलेख थे वो सारे के सारे चकबंदी विभाग में आ गए। अब चकबंदी विभाग अपना काम करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखते हैं कि जो भू उपयोग यानी जो ज़मीन लैंड यूज़ है, जो पहले से मान लीजिए लैंड यूज़ चला आ रहा है, उस लैंड यूज़ में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर मान लीजिए कोई आदमी कोई लैंड यूज़ चेंज करना चाहता है तो वो चेंज अब रिस्ट्रिक्शन उस चेंज में लगा दिया गया है। जब चकबंदी में चीज़ें आ जाएंगी तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, और अगर भू अभिलेखों में भू ज़मीन के उपयोग में यानी भू उपयोग में कोई चेंज अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है
तो अब उसको ACO यानी सहायक चकबंदी अधिकारी से उसकी परमिशन लेनी होगी और बिना उसके वो नहीं कर सकता है। लेकिन जो पहले से काम होते चले आ रहे हैं वो होते रहेंगे। और जो चकबंदी है वो चकबंदी केवल उन ज़मीनों की होती है जहाँ पर कृषि हो रही है, मत्स्य पालन हो रहा है, कुक्कुट पालन हो रहा है, यानी जो खेती और उससे संबंधित जो भी काम उन ज़मीनों पे हो रहे हैं उन ज़मीनों पर ही खेती होती है, वो चकबंदी होती है। तो खेती वाली ज़मीनें छोड़ करके, जैसे कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो खेती की नहीं है, जहाँ पर बाग लगा हुआ है, बंजर की ज़मीन है, या जिस ज़मीन में पानी भरा रहता है, तालाब है, इस तरह की ज़मीनों को चकबंदी से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी उसमें चकबंदी नहीं होती है। चकबंदी का नोटिफिकेशन का सेल डीड, गिफ्ट डीड और एक्सचेंज ये 19 फरवरी 1991 से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब ये चीज़ें उसमें हो जाती हैं। उसके बाद में अभिलेखों में संशोधन, अधिकार संबंधी, हित संबंधी, अन्य अधिकार संबंधी बात सभी न्यायालयों में, चाहे वो ओरिजिनल न्यायालय हो, अपीलीय न्यायालय हो या रेफरेंस हो, रिवीजन हो, ये सारे जो भी केस जहाँ चल रहे होते हैं वो सारे अबेट हो जाते हैं। अबेट होने का मतलब है वो वहीं पर रोक दिए जाते हैं। वो न्यायालय जहाँ पर ये केस चल रहे थे चकबंदी नोटिफिकेशन से पहले, वहाँ पर ये सारे जो केसेस हैं वो रोक दिए जाते हैं। अब जो कुछ भी कार्रवाई होती है वो चकबंदी के द्वारा करी जाती है। उसी तरह से अब आप एक चीज़ देख लें कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ बाद ऐसे हैं जो चकबंदी का डिक्लेरेशन हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद भी चलते हैं। जैसे रिट पिटीशन है, कोई डेमोलिशन बाद है, या CRPC की 145 146 की कार्रवाई है, ये कार्रवाई चलती रहती है। साथ ही कुछ ऐसे केस भी जहाँ पर कि मतलब वो चकबंदी वालों को कोई उसमें अधिकार नहीं है, चकबंदी वाले वहाँ पे कोई काम उसमें कर नहीं सकते, तो ऐसे केस भी वो एक्सेप्शन में आते हैं। लेकिन अबेट करने के लिए एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब भी हम अबेट करेंगे तो पक्षकारों को बुलाएंगे और पक्षकारों को सुनने के बाद ही उसको अबेट किया जाता है। एक पक्षीय रूप से अबेट नहीं किया जाता है, उनको बुलाया भी जरूर जाता है। अब मान लीजिए कि चकबंदी का नोटिफिकेशन हुआ और नोटिफिकेशन के बाद अगर मान लीजिए ये लगता है कि यहाँ पर चकबंदी नहीं की जा सकती है, तो सेक्शन 6 में इस नोटिफिकेशन के कैंसिलेशन का भी प्रावधान है। तो मेन अभी मैं यहीं तक रहूँगा और अगले वीडियो में फिर इसके आगे चलेंगे। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक तरह से बिल्कुल नए सिरे से डी नोवो रीअरेंजमेंट ऑफ खसरा नंबर, ये जो है कंसोलिडेशन का काम है, बिल्कुल डी नोवो नए सिरे से। तो हम उसको देखते ये है कि जहाँ पर किसानों को सुविधा हो, यानी इसमें कई सिद्धांत बनाए जाते हैं, फिर वो सिद्धांतों को मैं डिस्कस करूँगा, जिसमें मतलब मेन जो उसका सेंट्रल थीम है, जो केंद्रीय जो हमारा थ्रस्ट है, वो सिर्फ यही है कि किसानों को फ़ायदा हो और लैंड डिस्प्यूट कम हो, उत्पादन ज़्यादा हो। यानी जैसे मान लीजिए एक किसान को हम कोशिश ये करते हैं कि उसको एक जगह चक दिया जाए और जहाँ पर उसकी चकबंदी से पूर्व जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा ज़मीन है उसी जगह पर बाकी खेतों को उसको इकट्ठा किया जाए। जहाँ पर उसने कोई ट्यूबवेल लगा रखा है तो उस ट्यूबवेल वाली जगह पर ही बाकी उसकी ज़मीन इकट्ठी कर दी जाए। लेकिन मजबूरी भी होती है, कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है, तो उसको मैक्सिमम 3 जगह हम चक बना करके दे सकते हैं उसको। तो ये मेरा प्रथम पार्ट में ये चकबंदी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं जो है इसके आगे फिर आगे दिन बनाऊंगा। धन्यवाद।